हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ इनको समझने के लिए हमको कुछ ऐसे कंपोनेंट समझने की जरूरत होती है जिनको अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम देखते ही इनका आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले जरा देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए जरूरी कंपोनेंट या इसका हिस्सा क्या है। तो सबसे यहां जरा देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 ये लिखा है। तो आप इसको जरा ध्यान से देखें तो 3 क्या है, 15 को काट देगा। इसका मतलब यह है कि 3 क्या है, 15 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। उसी तरह से यहाँ 5 है, ये 5 जो है 15 को काट देगा। इसका मतलब ये है कि 5 भी क्या है, 15 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। अच्छा, अब अगले अगर हम बात करें कि फिर ये 15 क्या है, तो 15 आपका क्या है कि 15 3 और 5 का गुणनफल है। 15 क्या है, 3 और 5 का गुणनफल है। लेकिन इस गुणनफल को हम एचसीएफ और एलसीएम में एक दूसरे नाम से जाने तो इसको हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं इसको, गुणज। और इन दोनों को कहते हैं गुणनखंड और इसको क्या कहेंगे, गुणज। तो ये 3 और 5 क्या है, ये आपके हैं गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। और ये 15 क्या है, ये है आपका गुणज। क्या है, गुणज। इन बातों को अगर आप गौर करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए जरा देखते हैं। यहां अगर इसी बात को हम परिभाषित करना चाहते हैं कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि a इज इक्वल टू बी इंटू सी, यहां क्या लिखा है कि a बराबर b गुणा c, तो b तथा c a के क्या हैं, a के गुणनखंड हैं। a के गुणनखंड हैं। जबकि a क्या है, b और c का गुणज है। जबकि a b तथा c का गुणज है। b तथा c का क्या है, गुणज है। अच्छा, अब हम आगे जरा बढ़ते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना है। सबसे पहले मान लीजिए आपको मैंने कहा कि भाई 12, क्या लिखा है, 12 के जरा देखेंगे कि 12 के गुणनखंड कौन कौन है और कितने लोग हैं। तो जरा देखेंगे कि 12 के गुणनखंड की बात कर रहे हैं। हमने इधर लिख लिया गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंडों की बात करें तो गुणनखंड का सिर्फ इतना मतलब होगा कि वो संख्याएं जो 12 को काट देंगी 12 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकेंगी। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं 1 से। किससे करते हैं, 1 से। 1 क्या है, 12 को काट देगा। इसका मतलब यह है कि 1 12 का एक गुणनखंड है। दूसरी बात अगर हम 2 पे करते हैं तो 2 भी क्या है, 2 भी 12 को काट देगा। इसका मतलब यह है कि 2 भी 12 का एक गुणनखंड है। अच्छा, अगली बात करते हैं तो 3 है, 3 12 को काट देगा। इसका मतलब 3 भी 12 का एक गुणनखंड है। और 4 जरा देखेंगे, 4 भी जो है 12 को काट देगा। 4 दिया 12, इसका मतलब 4 भी जो है 12 का एक गुणनखंड है। 5 नहीं काट पाएगा। अगली संख्या हमको मिलती है 6, तो 6 जो है 12 को काट देगा। इसका मतलब है कि 6 भी क्या है, 12 का एक गुणनखंड है। और इसके बाद अगर हम ढूंढने जाएं तो हमको मिलता है खुद 12। क्या है, 12 खुद को काट देगा। हाँ, काट देगा भाई। अच्छा, अब यहां से आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो किस तरह से पूछा जा सकता है इस पे अगर चर्चा कर ले तो ज्यादा बेहतर है। आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ 12 है, 12 के बजाय ये 100 भी हो सकता है, 200 या 500 भी हो सकता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम हैं। तो 12 के जरा देखेंगे कि आप यहाँ 2 है, 4 है, 6 है और खुद एक 12 है। तो 12 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। और इसी प्रश्न को अगर घुमा के पूछा जाए कि भाई 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम हैं, तो आपको मिलेगा 1 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 की
विषम गुणनखंड है। अच्छा, अगली हम बात करते हैं 12 के गुणज की। 12 के गुणज, 12 के गुणज कौन कौन से हैं? तो 12 के गुणज आपको मिलेंगे कौन? गुणज का सिर्फ इतना मतलब है कि 12 के पहाड़े में आने वाले लोग कितने हैं। 12 के पहाड़े में आने वाले लोग कितने हैं? तो 12 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो मिलेगा आपको 12, उसके बाद क्या मिलेगा 24, फिर 12 तिया 36, 12 चौक 48, 60, 12 छक 72, 12 सते 84, और इस तरह से ये कहानी आगे चलती जाएगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और उभर कर आता है कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि जो गुणज है वो अनंत तक चल रहा है, लेकिन गुणनखंड जो है ये लिमिटेड है, क्योंकि इसके आगे ये नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली हम बात करते हैं, तो आप यहाँ ये देख चुके हैं कि ये गुणनखंड है, ये क्या है? गुणज है। अच्छा, एक बात हम और भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमने बात कर ली 18 पर। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 18 पर 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं तो सबसे पहली बात आएगी 1 आएगा, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद आता है 6, और उसके बाद क्या आता है 9, उसके बाद क्या आएगा? खुद 18 आएगा। अच्छा, अगली बात हम करते हैं फिर से कि भाई 18 के गुणज कौन कौन है। तो 18 के गुणजों की बात करने का मतलब यही है कि 18 के पहाड़े में कौन कौन से लोग आएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ क्या आएगा? 18 है, 18 दूना 36 है, 18 तिया 54 है, 18 चौक 72 है, 18 पंचे 90 है, और इसी तरह से आगे ये भी चलते जाएंगे। अच्छा, अब हम जरा देखने वाले ये हैं कि भाई 12 और 18 दोनों में, एक बार फिर से इसी को लिखते हैं 12 और 18, लेकिन इस बार हमें यह देखना है कि 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमको मिलता है सबसे पहले 1, और उसके बाद क्या मिलेगा? 2। यहां जरा देखेंगे 1 है इसमें, इसमें भी है, फिर क्या है 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और आगे अगला कौन सा मिलने वाला है? तो अगला हमको मिलेगा 6। कौन मिलेगा? 6 मिल गया। क्या 6 के बाद भी कोई ऐसा गुणनखंड है जो 12 और 18 दोनों में मिले? तो आप देखेंगे कि नहीं। क्या है? नहीं है। अच्छा, अब ये जो 6 है, जरा देखें कि ये है क्या। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये क्या है? सब उभयनिष्ठ गुणनखंड। किसके किसके हैं? 12 और 18 के। ये क्या है भाई? अगर मैं इसको लिख लेता हूं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? तो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो क्या है? 6 है। और भैया इसी को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, या इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। ये क्या है? कि महत्तम है। और दूसरा क्या है? समअपवर्तक। समअपवर्तक का सिर्फ इतना मतलब है कि जो दी गई संख्याओं को बराबर बराबर काट दे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को मासा कहते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम, 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 महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक। और इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? मासा। क्या पढ़ते हैं? मासा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम सम अपवर्तक। महत्तम सम अपवर्तक ये सम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दी गई संख्याओं को काट देगा और वो उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे महत्तम सम अपवर्तक। और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ आपका एचसीएफ या मासा 6 के अलावा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे बड़ा कोई महत्तम समापवर्तक नहीं है, बाकी छोटे हैं। अच्छा, इसी तरह से आगे हम जरा देखें कि ऐसे कितने लोग हैं। यहाँ क्या है? गुणज। अब हमको बात ये करनी है कि 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ बात क्या कर रहे थे? गुणजों की। ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणज। ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज।
उभयनिष्ठ गुणजों में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो 12 और 18 दोनों में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमको मिलता है 36। कौन मिलता है? 36। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? 36। उसके बाद क्या आएगा? तो देखेंगे कि 12 के पहाड़े में और 18 के पहाड़े में अगला आदमी मिलेगा क्या आपको? 72। तो क्या मिला? 72। और अगला कौन मिलेगा? तो 72 के बाद अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे, यहां क्या है? 72 दूना ये क्या? 36 दूना 72, 36 तिया जो भी मिलेंगे। अच्छा, अब यहां जरा देखेंगे कि इनमें आने वाले लोगों में क्या है कि अगर एक और लिख लेता हूं, चलिए जरा देखते हैं यहां क्या है। 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौयम 108 और यहाँ क्या है? 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। यानी कि अगला नंबर कॉमन कौन सा है? तो 108 है। तो चलिए यहां भी ये भी लिख लिया 108। आगे अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 144। कितना मिलेगा? 144। इस तरह से ये कहानी आगे चलती जाएगी। लेकिन हमको देखना क्या है कि उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है? उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो ये आपको मिलेगा 36। कितना मिलेगा? 36। इसी को हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा। अब लासा का मतलब क्या है कि दिए गए गुणजों में सबसे छोटा जो गुणज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? लासा। लासा का मतलब होता है कि लघुत्तम समवर्तक लासा। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। गुणज को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल, या इसी को कभी कभार लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ लिया जाता है। तो LCM का मतलब क्या समझ में आया कि जो उभयनिष्ठ गुणज होंगे उनमें सबसे छोटे गुणज को हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं या फिर LCM कहते हैं। जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़े गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो इस तरह से ये लासा और मासा का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता है और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।